शिवाजी चालाक है, दगाबाज है, धोखेबाज है, नमक्कूल है, मक्कार है, गद्दार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ, सूरज की तरह चमकदार है। इसीलिए उसकी बुलंदी सर उठाए के आसमान को छू रही है। हम खुश नसीब है, हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी जो मिला तो शिवा जैसा। गाली देना है ना, छाती ठोक के गाली दो, खुद का नाम बताओ, नंबर डालो, फिर गाली दो। उसके बाद में अचानक फोन आया कि भाई सर आपके स्लाइस के ब्लाउजा ले आना। ब्लाउजा? और डर गया मैं, बोला ये क्या यार, ये फालतू। मैं बोला मैं नहीं करता है, आया है ना तो अभी तेरे को इस एरिया में कोई जानता नहीं, तो डर का है का, तो इसलिए मैं घुस गया। बाद में वहां मेरे लिए इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी थी कि पूरे हाथ के बाल निकालो, उसके बाद में मूछ निकालो, ये करो, छाती के बाल निकालो। अरे 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 अरे, फिर डर गया मैं, बोला मैं नहीं करता ये। अभी इसमें 22,000 से ज्यादा रेसिपी है, 8-9 साल हो गए मैं लिख रहा हूँ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। तामझाम खड़ा किया, चूल तो थी ना मन में, हाँ, तो वो खड़ा किया, यूनियन लीडर बन के वो भी काम हो गया। नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू मंथन। और आज हमारे साथ है शेफ विष्णु मनोहर जी। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, वो खुद में एक ब्रांड है। मैं ऐसे सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और आपने टाइम निकाला उसके लिए हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। तो सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। हम बढ़िया सर, आपको देख के हम और बढ़िया हो गए। सर मेरे को ये पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, ये जानना है मुझे कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, क्योंकि हम जो आज पर्सन हैं वो हम चाइल्डहुड से शेप होते गए। तो चाइल्डहुड कैसा था और कैसे चाइल्डहुड ने आपको शेप किया है टू द पर्सन यू आर टू? देखिए चाइल्डहुड थोड़ा सा मेरा कठिन था। मैं बहुत छोटा था जब से काम करना शुरू किया, 13-14 साल का था जब से। मेरे पापा आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और वो पैसे के पीछे नहीं थे कभी। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी, ग्वालियर घराने की गायकी थी उनकी, और ऐसे कला संगम में हम बड़े हुए। थोड़ा स्ट्रगल था, दिख रहा था, इसलिए काम जल्दी शुरू किया। बिल्कुल बुक बाइंडिंग का काम, डेकोरेशन का काम, पापा के हाथ के नीचे कुछ करना, ऐसे सब करते करते एट द एज ऑफ 15 साल का था, मैट्रिक में, तो मैंने पहले काम, मैंने ऑफिशियल 250 लोगों का कैटरिंग का काम लेके शुरुआत की। उसके पहले चाय कॉफी इधर उधर बांटना, कुछ तो करना, डेकोरेशन। कैटरिंग का बिजनेस ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैंने सुना है, मतलब अगर इंटरेस्ट तो प्लीज आप बताइए। वो किस्सा ऐसा था कि मैं पापा हमारे थर्माकोल के लेटर्स काट के देते थे, और वो लेटर्स लेके मैं जाता था जहाँ प्रोग्राम फंक्शन है, वहाँ पर्दे के पीछे लगाकर 50 रुपये मिलते थे। खाने का शौकीन था पहले से, और एक इच्छा थी कि भैया अपन जाएंगे तो लोग बोलेंगे भैया खाना वाना खा के जाइए। तो ये करते करते कैटर से मुलाकात हुई, 1.5-2 साल उसके साथ काम किया। तो अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, मेरे को उसके काम में इंटरेस्ट आने लगा, बट मैं वो काम करूंगा ऐसा कभी मेरे मन में नहीं था। उसको अच्छा लगता था, तो उसको ऐसे लगा कि भैया ये काम चालू करेगा, अपने को एक कॉम्पिटिटर पैदा होगा शायद, ऐसे लगा। तो उसने एक बार कुछ भला बुरा कह दिया। भला बुरा कहने के बाद फिर ऐसे कहा कि भैया अभी डेकोरेशन का काम नहीं है, प्लेट पोछने का काम है, करना है तो करो। तो फिर मैं वहाँ से बोला नहीं, मैं तेरी क्यों पूछूंगा प्लेट, मैं मेरी पूछूंगा। इसलिए फिर मैं काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद मम्मी कहने के लगी कि नहीं नहीं, पहले मैट्रिक या पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, बाद में ये सब काम धंधे। जिनसे काम लिया था, हाथ पैर जोड़ के काम लिया था। 15 साल के बच्चे को कौन काम देगा यार, घर के शादी का रिसेप्शन 250 लोगों का। तो वो भी चिल्लाने लगी मैडम। पर वो माना कैसे थे, मतलब उन्होंने हाँ कैसे बोला? हाँ कैसे बोला, तो उनका जो बेटा था छोटा, वो मेरे क्लास में था, और ही नोज मी वेरी वेल। उसको पता था कि विष्णु क्या क्या करता है, तो उसने मम्मी को पटाया, और वो भी क्या 200-250 वो सिंगल मदर, ऐसे सिंगल पेरेंट चाइल्ड था, तो उन्होंने बहुत पीछे लग लग के फिर आके दे ही दिया। फिर उनको कई बार कहीं 2-3 जगह लेके गया, ये देखो मैं किया, हमने किया ऐसे। पर जब नहीं बोलने गया तो चिल्लाने लगी कि को मैं नहीं दे रही थी, आपने लिया, आप लिया तो आपको करना पड़ेगा। फिर घर वालों से चोरी छुपे मैंने काम कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद अच्छा हुआ, और जाहिर है कि अच्छा हुआ तो फिर बाजार में बात फैल गई कि मनोहर जी के लड़कों ने ऐसा काम शुरू किया।
कोई तो पापा के मिलने आए और बोलने लगी वाह अच्छा काम शुरू किया बच्चों ने, वैसे वो शुरू हो गया। शुरू। बहुत अच्छा। सर मैंने हमेशा आपको देखा है, आप नागपुर को बहुत प्रमोट करते हैं, आपका बचपन नागपुर में बीता है जी। अभी भी आप नागपुर में रहते हैं, तो ये जो लगाव है नागपुर से, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब क्यों, और नागपुर क्या स्पेशल है? हम सब नागपुर के हैं और हम सबको बड़ा मतलब हमें म्हणजे शान मारता है नागपुर से पड़ता है। थोड़ा बताइए। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आप जो भी है, तो जो अपना ओरिजिन है उसको भूलो मत। अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने घर से प्यार करो, घर वालों से प्यार करो। तो ये घर के लिए सीमित हुआ, पर जहाँ जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, तो उसका उतना भी लगाव होना चाहिए। आपको उस शहर ने तैयार किया, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रेम तो होना चाहिए जरूरी। आज नहीं तो मेरे जैसा कोई बम्बई जाके आराम से सेटल होता था, मैं यहाँ बैठ के बम्बई में 15-16 साल से मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ। मैंने घर नहीं किया, मैं जाता हूँ 10 दिन रहता हूँ, वापस आता हूँ, काम करता हूँ। इतना ही नहीं, अभी इस साल में 4 बार अमेरिका गया, 7 महीने था वहाँ पर। हाँ, वो ट्रैवल ऐसा हो गया कि लाइक बॉम्बे पूना या नागपुर बॉम्बे, इतना ऐसा ट्रैवल किया मैंने। तो ये सोच अपनी होती, और हमेशा मैं कहता हूँ कि अपने से बाहर निकलो, दिमाग अपने खुले रखो, वेलकम करो किसी को भी। तो अपने से बाहर निकले तो अपनी जहाँ आप रूम रहते, जिसको रूम होती है उसको देखो, उसमें दिखेगा आपको जाले कहाँ पड़े हैं, वो कल्चा कहाँ निकला है, पेंट कहाँ उखड़ा है, ये सब दिखेगा। रूम के बाहर निकलो तो घर दिखेगा, घर के बाहर निकलो तो बस्ती दिखेगी, बस्ती के बाहर निकलो तो शहर दिखेगा, शहर के बाहर निकलो तो देश दिखेगा, देश के बाहर निकलो तो दुनिया दिखेगी। तो ये अप्रोच होना चाहिए इंसान का। बहुत बढ़िया। सर व्हाइल रिसर्चिंग मैंने ये देखा कि आपको पहले में मतलब आपको एक्टर बनना था, हाँ, आपको सेलिब्रिटी वो वाला बनना था, मतलब जी। हीरो वाला, पर आप बन गए सेलिब्रिटी शेफ। तो ये ट्रांजिशन मतलब कैसे हुआ? बनना तो था ही कुछ तो भी, ये पूरा सामा दामा दंड भेद है, जिसमें पता चला कि ये लाइन भी अच्छी है कि जिसके कारण अपन सेलिब्रिटी स्टेटस मिल सकता है, तो इसी को पकड़ लिया। बट ये लाइन पकड़ने का माने कैटरिंग की लाइन नहीं, कैटरिंग तो मेरा गुजारा हो रहा था, मेरे को ब्रेड बटर था मेरा। पर जब कुकरी शोज मैंने शुरू किए तब पता चलने लगा। तो कुकरी शोज मैंने क्यों ये किया, परस्यू किया ज़्यादा, क्योंकि कुकरी शोज करते करते मुझे पता था कि मैं सेलिब्रिटीज़ के पास पहुंचूंगा, एक्टर्स के पास पहुंचूंगा, और मुझे वहां से कुछ ऑफर आए, मिले, कॉन्टेस्ट आएगा। बट बाद में क्या, मैं खुद ही फिल्में बनाने लगा और वो ये हुआ। बट एक बात बता दूं मैं, वाकई आपको मैं कुछ फोटोज भी शेयर करूंगा। 2002-3 की बात है ये। तो उस समय एक होली बास्टर्ड नाम की फिल्म बनी थी। उसके पहले मैंने फ्रेंड्स इंडिया फाउंडेशन में एक एक्टिंग का कोर्स किया, मुंबई की संस्था है। तो वो लोग एक फिल्म बना रहे थे उस समय, और बोला ठीक है, मैं बोला मिला नहीं मिला ठीक है, हम जाके तो आए। अचानक एक दिन फोन आया कि आप काम करेंगे, बोला हाँ करेंगे। तो एक जमींदार का रोल था, पहले से हम थोड़े सा ऐसे हट्टे कट्टे ही है, तो हाँ बोल दिया। बाद में थोड़े दिन के बाद फोन आया, नहीं आपको नागप्पा का रोल करना है। बोला हाँ कर लेंगे यार। अब उस समय ऐसा होता ना, फिल्म में काम मिला, जो भी मिला सब चल। बोले ऐसे नहीं, आप स्क्रिप्ट पढ़ो, नागप्पा कौन है जानो, बाद में हाँ बोलो। बाद में पता चला कि नागप्पा बोले तो एक यूनक था, हिजड़ा। हाँ, और वो हिजड़े का रोल हमारे परेश रावल जी करने वाले थे उस समय। तो वो किसी कारण ना बोल दिया, इनका शेड्यूल तो तय था, तांडूर में शूटिंग था हैदराबाद में, और सारा तामझाम रेडी था। मधु काम्बिकर थी, एक साउथ की एक्ट्रेस है सुनीता, वो तो लीड में थे सब। फिर मुझे बोला, मैंने पहले फिर नागप्पा सुन के थोड़ा सा मैं भी डर गया। तो मेरे ब्रदर प्रवीण वो बोले नहीं यार, मौका मिला है तो कर ले, ठीक है। उसके बाद में अचानक फोन आया कि भाई सर आपके स्लाइस के ब्लाउजा ले आना। ब्लाउजा और डर गया मैं, बोला ये क्या यार, ये फालतू। फिर मैं बोला मैं नहीं करता है। तो फिर प्रवीण भैया बोले कि नहीं तो अभी मौका मिला तो कर ले। बोले तो क्या बोलूं क्या टेलर को, उस समय नहीं क्या दुविधा है। तो उस समय ठंडी के दिन थे, स्वेटर्स लेके आते थे नेपाली लोग। बोला हाँ स्वेटर काम कर जाएगा। मैंने स्वेटर लिए लेडीज के जो आते, और वो लेके चला गया। अच्छा, वहां जाने के बाद में यूनिट तो चला गया था शूटिंग के लिए, मैं लेट पहुंचा। मधु काम्बिकर जी भी आई थी वहां पर, और बाद में वहां मेरे लिए इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी थी कि पूरे हाथ के बाल निकालो, उसके बाद में मूछ निकालो,
ये करो, छाती के बाल निकालो, अरे 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 अरे, फिर डर गया मैं, बोला मैं नहीं करता ये। उस समय फिर मधु काम्बीकर जी बहुत चिल्लाई, बोले ऐसे मौके मिलते नहीं, बोले मिला है तो उसका सोना कर, आया है ना तो अभी तेरे को इस एरिया में कोई जानता नहीं, तो डर का है, तो इसलिए मैं घुस गया। दुर्भाग्यवश से क्या हुआ, फिल्म आई नहीं आगे, अभी अभी आई, यूट्यूब पे आई, अभी अभी है, हाँ, होली बास्टर्ड नाम से है, बापू सर्वगौड़ की फिल्म है, तो यदि पॉसिबल है तो आप देखिए। हाँ, तो फिर गया, और फिर मैं, तो उस समय मधु जी बोली थी कि यदि ये मूवी आती थी तो आपकी लाइन चेंज होती थी, आपको अवार्ड मिलते थे रोल के लिए। इतना अच्छा काम करते उसमें, ऐसे लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। हाँ, मैं देखना पड़ेगा। हाँ, और मैंने प्रैक्टिस भी किया था, और प्रॉपर हिजड़े को लेके बैठा था 2 महीने में। बाप रे। हाँ, मेरे ऑफिस में लेके बैठा था उसको। अच्छा अच्छा। और उसका सारा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है वो सब। सर, आपने जिक्र किया कि आपने ईटीवी पे शो किए हैं मेजबानी, और बहुत उसके एपिसोड्स किए, मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा घर है महाराष्ट्र में जिन्होंने वो शो देखा नहीं, सबने देखा है। तो वो शो आपको कैसे मिला, और उस शो ने आपको कैसे प्रभावित किया है, मतलब पूरे जर्नी में? मैं ये कहूँगा कि मैं आज जो भी हूँ तो बिकॉज ऑफ ईटीवी। तो सुहास जागीरदार जी हमारे डायरेक्टर थे, पहला मेरा इंटरव्यू उन्होंने करवाया था, और मुझे आगे लेकर जाने वाले जो थे तो उसमें हमारे रवि जी कुलकर्णी वो ले गए थे, मानवी सर थे उस समय, और बाद में फिर श्वेता बिडकर, नरेश बिडकर, ये सब लोग मिलते गए और कारवा बढ़ते गया। तो उस समय क्या होता, 4000 एपिसोड हुए, 4000, और रीजनल लैंग्वेज में इतने एपिसोड्स होने वाला एक ही वो शो है। आपका फर्स्ट मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा फर्स्ट टाइम नहीं था, हाँ, पर क्या है, जब हम लोकल में, मैंने यूसीएन के लिए पहले काम किया था, तो केबल पर वहाँ पे भी अच्छा मुझे ये मिला। उसके बाद में मैंने दूरदर्शन में काम किया, दूरदर्शन में मैंने खुद की सीरियल प्रोड्यूस की जिसका नाम था कुकरी शो विद विष्णु मनोहर। उस समय क्या था कि कुछ पैसे भर के आपको वो समय लेना पड़ता था, और उसमें आपको जो ऐड मिली आप बताते रहो, 8 मिनट में जितनी भी ऐड आपको मिलती है तो आप बताओ, हमको एक भी ऐड नहीं है, और हमने वो शो किया। बट एटलीस्ट उस 13 एपिसोड से कहीं तो रजिस्टर्ड हो गया विष्णु। तो ऐसा हुआ था हमारे एक यहाँ ईटीवी का काम मिलने का एक और भी ये है कि हमारे एक मित्र हैं नरेंद्र शिंदे, वो सीरीज बनाते, तो रेगुलर अभी भी सीरीज बनाते हैं, नागपुर में उनका एक यूनिट है, तो उसमें वो सीरियल बनाते बनाते एक बार बोले कि यार एक काम है, करेगा क्या? बोला क्या? बोले यूनियन लीडर का काम है। बोला बिल्कुल करेंगे। बोले तेरा जहाँ कैटरिंग का काम है वहाँ पे 4-6 टेबल डाल देना, चादर डाल देना, एक होटल का सेटअप टाइप खड़ा कर दे, 1 घंटे में अपन निपटा लेंगे। बोला ठीक है। कैटरिंग शाम को 6 बजे चालू होता, उसके पहले मैंने ये तामझाम खड़ा किया, चूल तो थी ना मन में, हाँ, तो वो खड़ा किया, यूनियन लीडर बन के वो भी काम हो गया। एडिटिंग के लिए सारा तामझाम मुंबई गया, तो जहाँ एडिटिंग हो रहा था उस समय एडिटिंग यूनिट्स होते, तो ईटीवी का भी खुद का यूनिट नहीं था, वो भी उसी कंपनी में एडिट करते थे। वहाँ पे उस समय की ईटीवी की एक डायरेक्टर शिप्रा जी बैठी थी, तो उन्होंने देखा और वो एडिटर बोले नया एक्टर है, अच्छा है। बोले एक्टर नहीं, बोले शेफ है। बोले अरे हमको ऐसे आदमी की जरूरत है। तो फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया, फिर मैं पहला वहाँ गया जब से मुझे ऐसा ये ईटीवी का मिला। पहले 3 महीने के लिए मैंने ये किया था, और उसके बाद फिर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 14 साल। बहुत बढ़िया सर। जो कंसेप्ट है ऑफ विष्णु की रसोई, ये बहुत फेमस है, मतलब इंडिया में तो है, यूएस में भी है। ये कंसेप्ट का आइडिया कैसे आया? क्योंकि ये कंसेप्ट खुद में ही एक बहुत मतलब अनोखा कंसेप्ट है। हाँ। घर का खाना एकदम बेसिक और पूरा अपने सामने बन रहा है सब कुछ, ये बहुत यूनिक है सर, मतलब बहुत कम है ऐसे कंसेप्ट नागपुर में। ये कैसे आया, और जब आपको ये आइडिया आया तब मन में शंका होगी कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ नया था। बराबर। तो उसकी जर्नी बताइए। उसकी जर्नी पहले, इसके पहले भी हमारे 2-3 रेस्टोरेंट्स हमने शुरू किए, वो फेलियर रहे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जब शुरू किया तब हम, जब आप जैसे उम्र के थे, कॉलेज में, कॉलेज तो कभी गया नहीं मैं, उम्र की 17, 18, 20, 22, 25 साल जो होते, तो खाना खाने जब जाते थे लिमिटेड बजट होता था, तो हमेशा मैं देखता था कि 4 बंदे गए
तो वो आदमी वेटर 3 बंदों में चावल खत्म कर देता था। हाँ। 1 प्लेट चावल फिर से मंगाओ, फिर से बिल बढ़ाओ। तो बोला ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए कि वहां पे बाद में टेंशन नहीं चाहिए कि बिल कितना बनेगा। हाँ, तो एक ये कंसेप्ट था। और मैं हमेशा एक तो बीइंग आर्टिस्ट, ड्राइंग अच्छा था मेरा, स्टेज का भी मुझे ध्यान था। तो एक साउथ सेंट्रल कल्चरल जोन में एक फूड फेस्टिवल था, तो वहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे थे। मुझे उन्होंने कहा कि आप भी लगाओ। बोला यार बाकी लोगों की जगह हम भी एक टेबल डाल के मज़ा नहीं, तो मैंने एक ढाबा तैयार किया। अच्छा भाई, ढाबा क्रिएट किया, हाँ, रोड साइड ढाबा। और बोला फिर क्रिएशन के साथ खाना भी जो तो मज़ा आ गया। तो पूरा माने इतना क्रिएशन था उसमें कि ढाबे के सामने मिट्टी वो ये होती ना कोयले की राख, वो भी हमने बोरों से लाके डाली थी कि ढाबे जैसे लगना चाहिए। एक मोड़ी तैयार किया, वहाँ लड़के नहाते थे, कॉन्स्टेंटली नहाते थे लड़के। एक ट्रक का लाके खड़ा किया, ऐसे वो ढाबा तैयार करके फिर वो बहुत चला उस समय। और फिर उसके बाद मैंने एक ढाबा फेस्टिवल भी लिया कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग टाइप के ढाबे, राजस्थानी ढाबा, पंजाबी ढाबा, गुजराती ढाबा, मराठी ढाबा, ऐसा एक ढाबा फूड फेस्टिवल किया शहर में बीचों बीच जगह, कि जहाँ कोई एक्सपेक्ट करेगा नहीं कि ऐसे गांव के बाहर का माहौल हो। तो इसलिए फिर हमने ये माहौल में शुरू किया। शुरू करने के बाद 6-8 महीने तो ऐसे ही चले गए, बन के पड़ा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उस समय नाम हो गया था। बोला ये फिर से फेल्योर रहा तो, पर वन फाइन डे हमने उसको खोल दिया। पर पहले 6 महीने बहुत ही क्रिटिकल गए क्योंकि कंसेप्ट लोगों के लिए नया था, समझाते समझाते परेशान हो गए। रोज कोई ना कोई नए प्रॉब्लम्स आते थे। फिर एक दिन ऐसा सोचा कि कहाँ मैं इसमें पड़ गया, पर आफ्टर 6-7 मंथ्स वो इतना स्ट्रीमलाइन हुआ कि लोगों को अच्छा लगने लगा। और अभी तो मैं देखता हूँ 6:30 बजे तो खाना अपने आप भी बन जाएगा शायद कभी कभी, इतना वो स्ट्रीमलाइन हुआ। ऐसे सारा फिर नागपुर से फिर औरंगाबाद, पुणे, ठाना। सर ये नागपुर से झेप कैसे हुई? झेप ऐसे नहीं, क्या यहाँ जब लोग आते थे ना तो वो हमेशा कहते थे ये जो आपका कंसेप्ट है ये मेट्रो सिटी का कंसेप्ट है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप पुणे चलो। कुछ लोग बोले दिल्ली चलो, ऐसा करते हो। तो पुणे तो सांस्कृतिक माहेर आहे, हां, तो म्हटलं तिथे पहिले सुरू करू आपण। आणि मग तसा एक चान्सही मिळाला पुण्याला उघडण्याचा, वहाँ चले गए पुणे। तो पुणे से फिर सारी सिनेमा, मराठी सिनेमा, नाटक वाले सारे उसके कारण मेरे साथ जुड़ गए क्योंकि एक मेरे नाम का एक ये अलग था, स्ट्रिप अलग था, और इसका भी एक स्ट्रिप अलग तैयार होने लगा। तो ये जोड़ के फिर जो भी समीकरण है वो आज सामने बैठा है। फिर ये करते करते फिर कई लोग आते थे कि अरे मुंबई में शुरू करो, अमेरिका शुरू करो। अमेरिका वाले तो बहुत है, यूएस वाले। मैं बोला बोलना सभी को आता है, करना नहीं आता। इसलिए फिर पहले तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो अमेरिका में जाता था दौड़े उनसे, हाँ साहब ये खाओ ऐसा खाओ। बाद में पता चला बातों में दम है, 8 दिन की चांदनी है इनकी, बाद में जाने के बाद भूल जाते। एक दिन ऐसे ही हमें फोन आया कि तुषार कोथलकर, तो बोले मैं पहले नागपुर में ही था, अभी अमेरिका में 30 साल से हूँ, मेरे को करना होगा। ठीक है ना, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कल बात करेंगे, मैं देखता हूँ कितना दम है बंदे में। फिर कल आया, फिर मैं कल आया तो उससे बात किया, बोला नहीं अभी टाइम नहीं, आप घर आ जाओ। घर भी आए, फिर 2-3 बार आने के बाद पता चला कि नहीं इसको सच में इंटरेस्ट है। और फिर गए उसके साथ मुंबई अमेरिका यूएस में, 5 साल हो गए, अभी 4 रेस्टोरेंट हो गए। 4 रेस्टोरेंट, क्या बात है सर। आपने इतने सालों से फूड को समझा है, कुजीन को समझा है। हमेशा ये चर्चा होती है ईस्ट वर्सेस वेस्ट, किसका फूड अच्छा है। और मैं जितना आपको देखा है, आप हमेशा ये मानते हो कि इंडियन फूड बहुत सुपीरियर है। कभी भी मतलब आपने क्योंकि दोनों कुजीन्स देखे, तो मतलब मुझे ये जानना है कि आपको क्यों लगता है कि वो अपना कुजीन सुपीरियर है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स, अदर कुजीन। पहले तो मैं हमारे शेफ सुपीरियर है ऐसा कहूँगा, जितने भी हमारे शेफ है इंडियन शेफ, क्योंकि हमेशा वो कुछ ना कुछ नया सीखने की उनकी तमन्ना होती है। वर्ल्ड फूड सीखने की उनकी तमन्ना है, सीखते हैं। इंडियन शेफ बाहर के कौन सी भी कंट्री का खाना बनाते हैं, ठीक है। एक आधा तो गोरा बताओ कि यहाँ की झुंडका भाकर बनाते हैं, पाता भाजी बनाते हैं और आलू उंडा बनाते हैं, हाँ नहीं होगा, होता ही नहीं। हमारे सारे शेफ, हमारे लोग
सारी भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। वो लोग हिंदी मराठी कहाँ सीखते? कुछ तो होगा, 1,00,000 में 1 आदमी होगा जो ये भाषा सीखता होगा, बनाता होगा या सीखता होगा। दूसरी बात, हमारा जो खाना है तो उसमें सारे कंटेंट मिनरल जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सब उसमें है। हमारे स्प्राउट्स देखो, हमारी सूखी चटनियाँ देखो, तिल्ली की चटनी, खारर की चटनी, जो भी है वो उसमें सारे जो ऐसे पौष्टिक गुण हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और सब्जियां भी, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पूर्ण अन्न है, पूर्ण आहार है। एक हमारे डॉक्टर अभय बंग है, उनकी किताब है माझा साक्षात्कारी हृदय रोग, उसमें एक डॉक्टर का जिक्र उन्होंने किया। तो उसने कहा कि भैया सबसे बढ़िया सेहत के लिए अच्छा खाना जो है, आहार जो है वो हिंदुस्तानी सात्विक आहार। सात्विक आहार में ये आता है, एक दूसरा आती, कोशिम्बीर आती, दाल चावल रोटी वरण भात भाजी पोड़ी। सर इससे एक क्वेश्चन मेरे को मतलब प्रेजेंट टाइम में पूछना है, क्योंकि सर अभी है ना ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, ओरियो का मिल्कशेक, ओरियो के पकोड़े बनते हैं और क्या बनता है, मैगी का क्या होता है वो, मैगी मिल्कशेक, मैगी का मिल्कशेक बनता है। ये मतलब इस पे आपका एक टेक चाहिए मेरे को, मतलब क्योंकि मेरे को जानना है। मैं देखो क्या है, बदलाव हमेशा सबको अच्छा लगता है। मराठी में एक कहावत है की माणसाला रोज सुख नको असतं, रोज नवीन सुख हवं असतं, नया होना, हाँ नया होना कुछ। तो ये नया सभी में आता है। तो गानों में भी फ्यूजन आया, ठीक है, कपड़ों में फ्यूजन आया, और तो खाने में आना ही है। पर ये फ्यूजन वाला जो है, जहाँ तक खाने का हिसाब है, तो विरुद्धांना नहीं चाहिए कभी भी शरीर के लिए। ठीक है, कपड़े गाने हम सुन सकते हैं, उससे कोई अपाय नहीं होता हमारे। नहीं पसंद आया बंद कर देंगे, पर खा लिया, खाने के बाद कुछ हो रहा है तो वो तो ये भाता नहीं ना। हाँ। तो ये बहुत ज्यादा दिन नहीं जाता। तो चाय का बताता हूँ मैं, ये जब चाय है, कौन सी, तंदूरी चाय, बोला ये चलने वाली नहीं ज्यादा, फैंसी करके ठीक है फेस्टिवल में एक आधे, पर उसके कंटिन्यूअसली चैन निकली तंदूर में लोग लगा रहे, ना ना ना, नहीं होने वाला। मैंने सबसे पहले लेने के, पिया भी नहीं था मैंने, पीने के पहले ही बोला कि ये नहीं चलेगा कंसेप्ट, और अभी कहीं नहीं दिखती आपको। तो चाय मतलब मेरा बताता हूँ, मतलब वो चाय तो सबसे सेम ही होती है, बस तंदूर है इसलिए मतलब उसको इतना ब्रांड नहीं करते। हाँ, और उसका क्या, वो एक तो एक चाय बेसिक बनाते हैं, बनाने के बाद वो तंदूर में कप गर्म करते हैं, कप में जाने के बाद वो उबलती है, क्वांटिटी कम होती है, इतनी मीठी होती थी वो, क्योंकि उसकी मिठास जो है तो उतनी रहेगी ना, मिठास थोड़ी कम होगी, दूध की कम क्वांटिटी कम होगी। हाँ, तो ऐसा था वो तो फैंसी है, कुछ तो होता है वो, ये भी ऐसे ही फैंसी है, और ऐसे रेसिपीज आती है निकल जाती है, पर जो सस्टेनेबल रेसिपीज हमारी परंपरा से बनती आ रही है वो ऐसी चल रही है, अभी चलेगी वो। सर इससे एक सवाल मेरे मन में ये आया कि आप हमेशा बेसिक की बात करते हैं, कुकिंग बेसिक, ट्रेडिशनल, विंटेज, और आपका घर बड़ा चर्चा का विषय है नागपुर में, इतना मतलब सुंदर घर है आपका, और उसकी बनावट पूरी विंटेज है जी। तो आपका ये जो प्यार है, ये लगाव है टुवर्ड्स विंटेज स्ट्रक्चर्स, बेसिक खाना, घर का खाना, पारंपरिक महाराष्ट्र जीवन आपलं, तो ये मतलब कैसे आया और क्यों आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपको मतलब आपकी थीम भी है वो बहुत बेसिक है और वो चलती भी है? पता नहीं, अब ये थीम, बेसिक, परंपरा, पुरख, ये सारे जो शब्द है पहले से कहीं ना कहीं ठूस ठूस के भरे। और बचपन जो था मेरा नैनीहाल था, मुल्ताई का, जो मध्य प्रदेश में है। तो मुल्ताई जाते थे तो वहाँ पे ना हमारे मामा जो थे, तो 32 गांव की माल गुजारी थी। हाँ, और जोर जोर से आवाज, बड़ा बाड़ा, तो उस माहौल में हम पहले से पले बड़े। तो म्हणजे साहजिक आहे ते म्हणता येईल की बाबा लहानपणापासूनच तसं बाहेर आला की आपल्यालाही असं वाटतं की इस टाइप का। और मेरा पता नहीं, मेरा पहले से स्वभाव रस्टिक ऐसा टाइप का है। उसके बाद में जब ईटीवी में मैं काम करने लगा तो ये चैनल जो था फ्री टू एयर था, माने हाँ, भारत के किसी भी कोने में कोई भी इसको देख सकता था, लाइक विविध भारती। तो मैंने कहा कि भैया वहां जब मेरा रेसिपी जाएगी तो मैंने कुछ तो भी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के जो बनाने वाले हैं वो बना ही नहीं पाएंगे, नहीं क्या, कि जो गांव में कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके मिलते नहीं और ऐसे कुछ रेसिपी। तो इसलिए बोला बेसिक में चलो, जो उनके गांव में अवेलेबल है इंग्रेडिएंट्स, उससे खाना बना तो वो चलेगा, और वो चलने लगा। और हमेशा ऐसा होता है
कि जो खाना बनाते हैं असल में, हाँ, तो जो टीवी देख के, खाली कुछ लोग ऐसे तो बहुत देखते हैं टीवी पर वो बनाते नहीं, हाँ, पर जो बनाने वाले हैं वो रियली बनाते हैं। तो इसलिए फिर वो गांव खेड़े के लोग बराबर बनाते थे और रेसिपीज पॉपुलर होने लगी थी। पहले तो डायरेक्टर बोला था कि ये पारंपरिक रेसिपी, पुरानी रेसिपीज नहीं चलेगी, इसलिए फिर पहले 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने, और मुझे गारंटी थी कि भैया यही चलने वाला है। सर, महाराष्ट्रियन फूड के क्विज़िन के आप सबसे बड़े प्रमोटर हैं। मतलब हमारे जब अगर वरण भात भाजी पोड़ी अगर आता है तो आपका चेहरा सामने फ्लैश हो जाता है। तो ये लगाव और क्या ऐसी खासियत है अबाउट आप क्विज़िन जो अपने को अलग करती है दूसरे क्विज़िन से, मतलब इंडियन क्विज़िन? देखो, एक तो मैं पहले एक बात बताता हूँ कि मैं बाकी खाना जो है उसके खिलाफ नहीं हूँ कभी, ठीक है, वो भी खाना चाहिए, हफ्ते में 15 दिन में एक बार बर्गर खाना चाहिए, तो उसको छोड़ो मत, पर वो अति खाना बेकार है। हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मुझे चाइनीज भी पसंद है, देन कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट पसंद है, मुझे घर में दाल चावल रोटी सब्जी पसंद है, फोडणीची पोळी आवडते मला, दडवे पोहे आवडतात, हाँ, असं बेसिक करना। और लोग बोलते हैं कि ये शेफ है तो इसके यहाँ रोज बिरयानी, अरे रोज बिरयानी का मरेगा कोई, हाँ, तो इसलिए तो इसका मैं चाहता हूँ मैं पता कि हमारी चटनियाँ जो हैं, अब यहाँ भी आप विष्णु की रसोई में 8-10 टाइप की चटनियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है हमारे। अब मैं भी ये प्रमोट करता हूँ सारा ये पीतल तांबे के बर्तन, तो उसके पीछे क्या सोच थिंकिंग क्या है। पहले हमारे यहाँ पे मुझे याद है, हमारा जो घर था बड़ी में, तो वहाँ अगल बगल में किसान लोग रहते थे, और उसमें से 2 ऐसे बुढ़े 95 इयर्स के 95 वर्षाचे म्हातारे होते, वो रोज जायचे थे कॉटन मार्केटमध्ये, कॉटन मार्केट जाते थे, सब्जी बेच के वापस आते थे, इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो तगड़े रहते थे। उसके पीछे की वजह ये नॉन फिल्टर ऑयल, हाँ, उसके बाद में जितना पॉलिश खाना भी आता है, अनाज आता है, वो नहीं था। उसके बाद में बर्तन जो हम यूज़ करते हैं, तो ये सारा तांबा पीतल लोहा इसके बर्तन यूज़ होते थे, और ये बर्तन जमीन से निकले हुए बर्तन, मिनरल, तो जितने भी मिनरल्स हैं अंदर के वो बर्तन में जाते हैं। उसमें जब हम खाना बनाते हैं तो खाने के साथ मिनरल्स मिलके हमारे पेट में जाते हैं, तो हमको ये विटामिन की गोली लेने की जरूरत नहीं थी, तबीयत अच्छी होती थी उससे। अभी तो इतने सारे दवाखाने हुए, उसके बावजूद भी रास्ते पे गए तो सायरन की आवाज आती है एम्बुलेंस की, तो ये चीज है सब। हाँ, एक छोटा ये बताता हूँ कि जैसे अभी आप सबवे में जाते हैं, सैलड ड्रेसिंग ऑयल ये वो कुछ कुछ देखते हैं, ये सारा आपको लगता है अभी का, ये अभी का नहीं है। किसी भी कच्ची सब्जी के साथ कच्चा तेल यदि आप खाओ तो आपको पेट के लिए अच्छा है। हाँ, और ये पुराने जमाने से हमारे यहाँ ककड़ी की कोशिम्बीर बनती थी, टमाटर की कोशिम्बीर, उसमें भुना हुआ फल्ली दाना डालते थे, क्यों? एक तो उससे टेस्ट भी आती थी, उसमें का तेल उसमें जाता था, तो हमारे पेट के लिए, शरीर के लिए अच्छा रहता था। तो ये सारी चीजें वहाँ की है, थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया। सर, अभी आपका एक अपकमिंग एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप, जिसमें शिवाजी महाराज के टाइम के आप उसमें डिशेस बनाने वाले हैं, तो वो बताइए। और ये बहुत ही अनोखा कंसेप्ट है, मतलब जो वहाँ पे चखने वाला होगा उसके लिए तो मतलब ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो ये बताइए मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैं होटल मैनेजमेंट नहीं किया, मैं मैट्रिक किया प्राइवेटली, उसके बाद में मैं ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ड्राइंग एंड पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट था मेरे पापा के कारण, तो उससे करते करते कोई लोग कहते मेरा गुरु कौन है, तो गुरु तो काफ़ी सारे हुए, हर मोड़ पे गुरु मिलता गया, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे पाव भाजी वाले, खोमचे वाले, चौक पे जो ठेले लगाते वो मेरे गुरु थे। फिर हमारे जो महाराज काम करते थे, शालिग्राम महाराज, वो गुरु हो गए। भोलाराम काम करता था, वो गुरु हो गया। एक छोटा कोई बच्चा कुछ तो अच्छी चीज़ बनाता, कटिंग अच्छा है, तो वो मेरा गुरु हो गया। तो ऐसे गुरु करते करते ये सारा, पर हमेशा मेरा आदर्श जो रहे तो शिवाजी महाराज है। तो हमेशा मेरे को लगता था कि भैया उस समय इन्होंने 1000 का सैन्य, 5000 का सैन्य, हाँ, उनको खाना क्या खिलाया होगा, एक तो पैसे भी बहुत कम थे, तो ये हमेशा चीज़ मेरे ध्यान में आती है। और कहीं उसके बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं है, बहुत ढूंढा ढांडी करने के बाद मेरे को कुछ रेसिपीज मिली,
तो फिर मैंने वो तैयार किया असे रांधले अंदा, हाँ, कि उस समय खाना इस टाइप का बनाए। और फिर इस प्रकार से सैन्य जो था उनका, तो उसको खाना जाता था। वो 1.25 घंटे का प्रोग्राम है। वो सारी रेसिपीज मैंने वहाँ शूट करके वो पर्दे पर बताएंगे, और उसका नरेशन हम एज अ मावड़ा ऑफ शिवाजी। खाना से अच्छा ही था, खाना माने सिंपल खाना था। कुछ अलग था मतलब आज की इससे? हाँ नहीं, उसमें मिर्ची नहीं थी। हाँ, तो तीखा बनाने के लिए अदरक का इस्तेमाल होता था। हाँ, और काली मिर्च का इस्तेमाल होता था, मिर्ची बाद में ही अब दिया। तो ऐसा था। एक भटकम पूरन पोड़ी नाम का रेसिपी है, तो चावल से बनी हुई पूरन की रोटी। तो वो जब शिवाजी महाराज हुए जीजा माता को, तो वो खाने की इच्छा होती थी उनकी, पूरन की रोटी, वो उसकी रेसिपी एक है। तो कुछ डायलॉग्स है उसमें बढ़िया, कुछ पोवाड़े हैं, वो भी मैंने प्रेजेंट किए हैं। और ऐसा थाना तामझाम है वो मसालेदार। सर बहुत बढ़िया है, मतलब ये इतना यूनिक कंसेप्ट है कि मतलब जो चखेगा, जैसे बोला कि उसके लिए मतलब वन से लाइफ टाइम। सर आप होटल इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, आपका बहुत साल हो गया, आपने बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, और आजकल इंडस्ट्री बहुत बूम हो रही है, और मतलब हर चौराहे में, हर दो घर छोड़ के कोई ना कोई छोटा कैफे डालता है, रेस्टोरेंट डालता है, होटल डालता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको मतलब फेस किए होंगे आपने, और कितना मुश्किल है एक सिंगल रेस्टोरेंट को ओन करना, चलाना उसको? हाँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत आते थे, आते हैं, अभी भी चालू है। मैंने बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग ये चल रहा है कि आगे दिवाली का बुकिंग है, और मेरे को कल से अर्जी लगी है, भैया मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, वो 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, उसका रिप्लेसमेंट कैसे करना। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती है, इसलिए मेरे को एक रेस्टोरेंट डालना है। ये हमेशा कंसेप्ट होता सबका, ऐसा कभी नहीं होता। घर का खाना घर में, बाहर का खाना बाहर में। तो ये सोचो कि आपको इंटरेस्ट कितना है। केवल पैसा है करके हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, ऐसे ऐसे मत करो। जब थैली लेके कॉटन मार्केट जाना पड़ेगा, जब पता चलेगा कि दाल आटे का भाव क्या होता है। तो ये सारी चीजें करने की तैयारी रखो। जिसको सच में इंटरेस्ट है बनाने में, ठीक है, नहीं है बट एटलीस्ट समझता है खाना, उसने करना चाहिए। बूम है, ये चल रहा है। अभी बीच में चाय का देखा था आपने, जगह जगह चाय खुल गई थी, ये चाय हमका नाम चल रहा था। अभी कितनी है? नहीं है। हाँ, तो जो चल रहा है उसके पीछे मत दौड़ो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निकालो आप। हाँ, तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निकाला तो मजा आएगा। अभी जैसा बच्चा आया था, उसने बैगन से अलग अलग रेसिपीज बनाई थी। क्या बात? हाँ सर अभी मतलब ऐसा हो गया है कि विश्वजीत मतलब यू आर नोन बाय टू डोमेन्स, एक आपका रसोई है और एक है यूट्यूब मास्टर सीरीज। बराबर। तो वो आइडिया कैसे आया? क्योंकि मतलब आज आपके इतने फॉलोअर्स है, मतलब मैं खुद फॉलो करता हूँ, खुद बनाता हूँ, और म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये तर सर्वांकडे तुमचे जण बनते। तो वो कैसे आया मतलब आइडिया? और अभी मतलब आपको बोल सकता हूँ कि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो आप। तो मतलब आपको मतलब चैलेंजेस क्या आया, और मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम ये सुना कि यूट्यूब पे ऐसा अपन कर सकते हैं, मतलब क्या चला देता है? नहीं, एक बात बता दूं, मैं थोड़ा सा ना खुद को कभी कभी दोषी मानता हूँ। 2009 साल की बात है। उस समय में एक साथ 3 चैनल में काम करता था, साम टीवी, ई टीवी या कलश था, ऐसे 3 चैनल में काम करता था, और तीनों में कंटेंट अलग देता था। और 1:30 बजे भी दिखता था मैं लोगों को, 3 बजे भी दिखता था शाम को, अलग अलग। तो वो हुआ 2 ही साल ऐसा चला, बट बहुत कसरत थी, और फिर मैं फेडअप हो गया, बोले नहीं मेरे से नहीं होगा। उस समय हमारे एक मित्र थे चंद्रमोहन भोपाला, तो बोले विष्णु अभी बता रहा हूँ मैं, आगे का वर्ल्ड, आगे की दुनिया जो है वो सब डिजिटल वाली होगी, ये तुम्हारी मोबाइल वाली होगी, अभी तो शिफ्ट कर ले खुद को तू। हाँ, तो बोला हाँ, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर उस समय चैनल खोला था मैंने 2009 साल, सेम नाम से नहीं, विष्णु मनोहर के नाम से एक चैनल रजिस्टर किया, तो छोड़ दिया। फिर बाद में क्या, फिर धीरे 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 ये जमाना बदल गया। 2014, 2016, 17 में फिर मैंने शो बंद कर दिया। तो किसी कोई कुछ कारण हुआ तो उनका भी तू मैं भी हो गए, मेरे को भी टाइम नहीं था, मैंने अमेरिका जाना ज़्यादा चालू हुआ। तो शो जैसे बंद होने लगा तो हमारी ईपी उस समय की जो थी, वो हम कितने बहुत साल से काम किए, श्वेता बिडकर, तो श्वेता जी बोले कि यार अपन यूट्यूब खोलते, आप अचानक आप गायब मत हो जाओ बोले स्क्रीन से। तो बोले मैं करती हूँ। तो उन्होंने इनिशिएटिव लेके
मास्टर रेसिपी खोला और ये शो शुरू हुआ, और उसके साथ साथ हिंदी अभी शुरू किया। हाँ, तो चैलेंजेस अभी भी है, कंटेंट क्या डालना। अभी उसके बाद में कंपटीशन बहुत बढ़ गई। हाँ, पहले नहीं था, पर मैं कहता हूँ कि कंपटीशन किसी का किसी के साथ नहीं है। माझा स्वभाव एक वेगळा है, तुझा स्वभाव वेगळा है। एकच चहाचं सामान, एक ही चाय की पत्ती आपको भी दिया, दूध दिया, पानी दिया, अदरक दिया, इलायची अदरक मेरे को भी दिया, पर आप बनाओगे तो आपकी टेस्ट अलग होगी, मेरी अलग होगी। तो ऐसा यूट्यूब चॅनल का है कि एक मेरे को देखना है कि पिठलं, रावण पिठलं कसं बनतं। तो मैंने आपका भी देखा, इसका भी देखा, इसका भी देखा, जो पसंद आया उन्हें लेंगे। हाँ, तो इसलिए कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, सब अपने आप में तुरमखा है, माहिर है। हाँ, हम भी जब रेसिपी डालते तो पहले 2-4 लोगों को देख लेते कि उन्होंने क्या डाला है, क्या उनमें से अच्छा लेने लायक है, वो लेता हूँ। और मैं तो मेरे चैनल में सभी के नाम लेता हूँ, मैं ऑलवेज। हाँ, कि भैया ये भी देखो, वो भी देखो। मैं ग्रेट हूँ ऐसा नहीं, सब ग्रेट है, आप भी ग्रेट हो, देखने वाले भी ग्रेट हो, और जो अच्छा है ले लो। तो सर बहुत बार आपकी चैनल्स पे ना मतलब हेट कमेंट, ये वर्ड मैं यूज कर रहा था, क्या आते हैं कि लोग आपको ट्रोल करते हैं कि ये क्या किया है, क्या किया, और आप उनके लिए मतलब उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं आपकी वीडियोस। तो आप मतलब ये आपका अच्छा प्लेटफॉर्म, उनको एक संदेश दे दो कि मतलब ऐसा मत करो। नहीं, अब क्या है, देखो, ट्रोल जब आप ऐसे खुले इसमें जाते हो तो ट्रोलिंग होना है, और ट्रोल करते हो तो करने दो। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, गाली देना है ना, छाती ठोक के गाली दो, खुद का नाम बताओ, नंबर डालो, फिर गाली दो। कुछ तो भी नाम रहता है जो नाम समझता भी नहीं, जो भी XYZ, खुद का नाम रहता ही नहीं ज्यादा लोगों का। मैं तो मेरा नंबर देता हूँ, भैया तू मेरे से बात कर पहले, कोई किसी का फोन नहीं आता। तो इस टाइप का होता है। अब जैसे मैंने एक बार खिचड़ी बनाई, पनीर खिचड़ी, तो उसके ऊपर कई लोग कुछ कुछ बोलने लगे, अरे बट पनीर इतना, पनीर में प्रोटीन है, फलीदाने में प्रोटीन है, और स्टार्च तो कभी नहीं खाना चाहिए, साबूदाना सबसे खराब, पोहा सबसे खराब। तो उस इंस्टेड ऑफ दैट कोई अच्छा मैं यदि आपको दे रहा हूं, एक्सेप्ट करो, नहीं क्या? और एकदम उतार के मत बोलो यार किसी को, मैं नहीं और कोई भी, कुछ ना कुछ एकदम ऐसे बोल देते कि बस, तो उनको ऐसे लगता कि उनके भरोसे सब हो रहा है और यूट्यूब चैनल खोलने से बहुत पैसे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये जो दिखता है ना यूट्यूब में, इतने करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, सब दिखावा है। बाकी जिसका उसको मालूम है क्या है, और ठीक है जो भी है, हर एक का अपना मोटो अलग होता है बनाने का। सर अब मैं आना चाहूँगा आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब सोचना ही, मतलब मेरे लिए और किसी के लिए भी सोचना ही वो बड़ा एक ऐसा ह्यूमंगस लगता है वो, मतलब इतने 1000 किलो खिचड़ी बना ली, इतना साबूदाना बना लिया, पर आप खुद जानते हैं कि वो करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि ठीक है ना, बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पर आपको जो रिकॉर्ड बनाने का जो जुनून है, अभी 11 बन गए, 11 बन गए, 16 बन गए, तो ये जुनून कैसे आया? और ये कल्पना बड़ी विचित्र है पर बहुत अनोखी है, तो ये कैसे आपने मतलब चालू किया कि मैं इतना किलो खिचड़ी बनाऊंगा? ये किलो वाला चक्कर अभी चलो आप 2016 के बाद। हाँ, उसके पहले पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 2000 में बनाया था। कोई उसका पीछे का लॉजिक नहीं था, लॉजिक था पर कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है। मेरा मकसद यही था, मैंने एक फूड फेस्टिवल लिया, पराठा फूड फेस्टिवल। तो पराठा फूड फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए मैंने, जब हमारे दोस्त थे, कल ही मिले थे मेरे को, मनीष अवस्थी, आज तक के ब्यूरो चीफ थे, अभी बहुत बड़ा एक पत्रकारिता में अच्छा नाम है उनका, दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मनीष जी हमको ऐसा ऐसे करना है। तो बोले यार ऐसे नहीं होता, कुछ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, कुछ तो बड़ा पराठा बना तो उसकी न्यूज़ बनेगी। इसलिए पहले मैंने फिर 5 फीट बाय 5 फीट का पराठा बनाया। फिर अच्छा वो ये हो गया। उसके बाद में मैंने कबाब फेस्टिवल लिया, तो 9 फीट का कबाब किया। मतलब चलो ये एक अच्छा जरिया है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पे स्पेशलिटी होनी चाहिए। और ये होने के बाद फिर मैंने फर्स्ट फेस्टिवल भी बंद किए। अचानक बेटा मेरा हुआ, अचानक मम्मी को बोलने लगा कि क्रिकेट के शौकीन तो बच्चे होते हैं पहले से, सारे बच्चे क्रिकेट के शौकीन होते हैं बचपन में, सबको सचिन तेंदुलकर बनना, गावस्कर बनना। बोले तेंदुलकर इतना रेकॉर्ड बना, आपल्या बाबांना बनवा सांग म्हणे रेकॉर्ड काहीतरी, तेरा बाप तो क्रिकेट खेलता नहीं यार कैसे बनाए? तो मैंने सोचा हाँ यार कर लेते, बहुत दिन हो गया। तो मैंने देखा कि नॉन स्टॉप कुकिंग करते बोला बहुत,
हाँ, क्योंकि मैं देखा, मैं एक साथ 20-20 घंटा 25-25 घंटा नॉन स्टॉप शूटिंग किया। तो बोला इसी का कुछ करते, बोला देखा 20-25 घंटे का होगा, तो देखा 40 घंटे का वो ये था। बेंजामिन पेरी नाम का एक शेफ था, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो मैंने बोला ठीक है 42 घंटा बनाते। तो ऐसा हाँ ना करते करते हमारे चंदू जी जो है पेंट के, मैत्री परिवार के, या हमारे बाकी दोस्त लोग बोले यार 50 घंटे तो कर। फिर वो हाँ करते 52 घंटे का कर लिया, 52 घंटे का डिक्लेयर किया, पर किया 54 घंटे का। हाँ, तो ऐसा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। वो उसके बाद में फिर एक बार कहीं तो मैं कोल्हापुर गया था, कुछ तो ऐसे कारण हुआ, तो वहाँ वो गुड़ की कढ़ाई होती, हाँ हाँ लंबी, और उसको घोटते हैं उससे। यार इतना बड़ा बर्तन अपन बनाते तो कैसा होगा, तो वो गुड़ की कढ़ाई तो बहुत छोटी थी। फिर मैंने वहाँ ये किया, तो हमारे मिस्टर पई करके हमारे मित्र है, तो उनको बोला यार मेरे को कढ़ाई बना दे, 5,000 किलो माल आएगा। तो बड़ा कठिन काम था, क्योंकि उसका गेज, कढ़ाई का वजन सब, और मेरे को कढ़ाई स्टील की चाहिए थी कि जिससे माल खराब ना हो, और उसका पेंदा जो है लोहे का, जिससे माल अच्छा बनता है। तो उन्होंने वो किया, तो कढ़ाई बना के दी। और हमारे मिस्टर विजय वाणी करके दोस्त थे जलगांव में, तो जलगांव का बैगन का भरता वो उनको फेमस करना था। बोले इसका वर्ल्ड में कुछ तो न्यूज़ होना चाहिए, तो बोला चलो भरता बनाते हैं। तो पहला रिकॉर्ड मैंने, उस रिकॉर्ड के लिए मैंने कढ़ाई बनाई वो 5,000 किलो की, और पहला फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ 4,500 किलो बैगन का भरता बनाया। 4,500 किलो, तो वो 4,500 किलो बैगन का भरता बनाने के बाद वहाँ पे हमारे एक मित्र थे किरण, तो किरण पाटिल, उनके दिमाग में कुछ आया, तो अभी वो बैगन रिपब्लिक नाम से उन्होंने बैगन से रिलेटेड आइटम शुरू किए। तो किससे क्या होता है, वो भी अभी बाजार में आएगा, हम भी उनके साथ में। तो ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, पर कढ़ाई तो बन गई थी, करे क्या, रोज थोड़ी यूज कर सकते हैं। तो फिर खिचड़ी को फिर एक राष्ट्रीय अन्न घोषित करो, ये मांग थी, तो उसको पहले मैं नागपुर में किया, फिर आवाज दिल्ली तक ले जाना था, तो दिल्ली रामलीला मैदान में किया खिचड़ी, वहां से फिर खिचड़ी हो गई। फिर किसी हैदराबाद की कंपनी को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को प्रमोट करना था, तो उन्होंने सब्जी बनवाई हमें। तो ऐसे फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते गए। उसके पीछे एक गणित है हमेशा, ऐसे नहीं होता कि भैया खिचड़ी बोले बैगन का भरता बोले तो ऐसा हो गया। काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, होमवर्क बहुत होता है, और वो करने के बाद फिर वो रिकॉर्ड बनता है। बहुत बढ़िया, ऐसे चाहिए 54 इंच का सीना। हाँ हाँ, और वो एक नशा होता है उस समय, और मज़ा भी आता है, और सारा सपोर्ट घर वालों का, दोस्तों का, हमारे साथ जितने लोग काम करते हैं सभी का सपोर्ट उसके सिवा नहीं होता, अकेले से कुछ नहीं होता। कितने लोगों के नाम लूंगे। सर अभी हम पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच गए हैं। मुझे आपसे सवाल पूछना है, और मैं चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा डिटेल आंसर दे सके तो अच्छा रहेगा। सर आपने इतनी लाइफ देख चुके हैं, स्टार्टअप्स, रेस्टोरेंट्स, फेम, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, सब हो चुका है, और आगे बहुत कुछ आ रहा है। बराबर। पर आपकी सर लाइफ की फिलॉसफी क्या है? आप हमेशा खुश दिखते हैं टीवी पे, हमेशा हंसते खेलते खुश दिखते हैं। आपको क्या लगता है जो आज की जनरेशन है उनके लिए, उनको आप एक मंत्र दीजिए कि मतलब आप खुश कैसे रह सकते हैं? और आपने लाइफ देखी है, तो अगर आपको अगर मौका दिया जाए कि मैं पीछे देखता हूँ कि लाइफ में मैंने क्या किया, क्या हुआ, तो आप कैसे देखेंगे? और कुछ गिल्ट है क्या मतलब मन में कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया? गिल्ट नहीं है वैसे, आय लव्ह माय लाईफ. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे असं मी नेहमी म्हणत असतो. आणि जे काय तुम्ही काम करता, जो भी आप काम करते, तो प्रेम से करो. तुम्ही तुमच्या कामाचे मालक आहात का, मग मालकासारखं काम करा, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ. और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो कहीं भी, तो जब तक वो कंपनी के साथ हो तो लॉयल रहो, गद्दारी मत करो. ठीक है ना? आपको ठीक है कम पैसा मिलता है ना, आप डायरेक्ट ओनर से बोलो कि भाई मेरे को और चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम, ये करो. पर वहीं पे रह के उसी का ओनर को गाली दे के गलत बात है. आप नौकरी छोड़ो, बाहर जाओ, खूब गाली दो डाले वो बिल्कुल चलेगी, बट वहां रह के ये गंदा काम मत करो. जो भी काम अपने को मिला दिल से करो कि भैया ये मैंने बेस्ट करना है. क्योंकि ठीक है मेरे यहाँ काम नहीं किया, दूसरे की जगह करोगे तो वहां जाओगे तो आप बेस्ट रहोगे ना.
कि हाँ वो आदत होगी अच्छे काम की आपको। तो यही मेरा हमेशा सबको कहना है। और गोल अच्छा रखो, सीए अच्छा ढूंढ लो लाइफ में। और कर्जा मिल रहा है इसलिए बहुत कर्जा लेके वो अननेसेसरी इधर उधर खर्चा करना, बैंक वाले बहुत आते। पर जहां तक कई लोग ऐसे होते कि अरे खुद का पैसा क्यों खर्चा करता, बैंक का ले, उसमें मत जाओ। हाँ मत जाओ। और सब कुछ पैसा नहीं है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कुछ है ना, नहीं क्या? आज शांति से नींद यदि आ रही है आपको तो आप अमीर हो। आप अमीर हो सबसे। हमेशा जो मेरे को भी लोग कहते हैं कि अरे तू इतना करता है करता, इसका एंड प्रोडक्ट पैसे कहाँ दिख रहे बोले इसमें। हर बात पैसे के लिए नहीं होती ना। हाँ हर बात नहीं होती पैसे के लिए। और मैं हमेशा जितना भी कढ़ाई में बनता है मेरे 5,000 किलो सारा फ्री में बांटता हूँ। मैं कहीं किसी से पैसे, अभी भी यहाँ पे एक आदिवासी लोगों का आंदोलन है 21 तारीख को, 25,000 लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए 7,000 किलो मसाले भात बना रहा हूँ। हाँ तो उसकी तैयारी अभी चालू है। क्या बात है सर। हम जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप लाइफ को आगे कैसे देखते हो? आगे कुछ नहीं, अभी देखो फूड से रिलेटेड 52 किताबें लिखी। क्या बात। अभी मेरा एक खाद्य कोश आ रहा है, तो एक खाद्य कोश वहाँ पे है जिसमें महाराष्ट्र की खाद्य संस्कृति 6,000 रेसिपीज उसमें है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए लिखा। अभी इसमें 22,000 से ज़्यादा रेसिपीज है। 8-9 साल हो गए मैं लिख रहा हूँ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो है 22,000 उसमें इंडियन रेसिपीज है, तो वो जल्दी आएगा। और मैं मेरा एक खुद का ब्रांड बना रहा हूँ जिसका नाम है द विष्णु, जो 5 स्टार चेन रहेगी। उसकी अभी 20% तैयारी तो हो गई। हाँ सर इतना इतना काम करके आप, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ एक बहुत हॉट टॉपिक है और मतलब डिप्रेशन एंजाइटी ये बहुत सब बढ़ गया आजकल, और आप इतना काम करते हो, इतना ट्रैवलिंग करते हो, इतना सब संभालने के बाद मतलब एक एम्पायर ही बना लिया आपने ऐसा बोल सकते हैं। इतना सब संभालने के बाद आप मतलब खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की फैमिली लाइफ को कैसे टाइम दे पाते हो, कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है आजकल। मेरी जॉइंट फैमिली है, इसलिए मेरे को घर में ना बहुत सुख है। घर का कुछ देखना नहीं पड़ता, सब लोग संभाल लेते, बीवी, दोनों भाभियाँ, दोनों भाई लोग। तो इसलिए उस पोर्शन से तो मैं बिल्कुल परे हूँ, अलग से हूँ। और घर में रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि घर बनाया भी हिसाब से कि घर के प्रेम में कोई रहे। और रहा सवाल खुश रहने का, तो मुझे गाना बोलना अच्छा लगता है, मुझे बहुत नाटक अच्छे सिनेमे में देखता हूँ, सीरियल्स अच्छी देखता हूँ, बाद में हास्य जत्रा रोज एक एपिसोड देखता हूँ। हाँ हाँ तो ये सारी चीजें होती है, तो ये खुद को मोटिवेट होते हैं। सर आपने सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते में काम किया, दत्ता जी की भूमिका की है, तो वो उसका बताइए कुछ, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, और जो कि हमारा जॉनर है जिस टाइप का, उसी टाइप की रोल हमको मिला। अभी दूसरा मैं मधुबंती में काम कर रहा हूँ, इसके साथ में प्राजक्ता माड़ी के साथ में, उसी की फिल्म है। प्रवीण जी हमारा डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, तो उसमें भी मैसूर का राजा बना हूँ मैं। उस समय की लव स्टोरी है वो, पुरानी ऐतिहासिक। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, जो हूँ वो वही था ऐसा समझो आप। उसके पहले वंस मोर किया था मैंने, उसमें भी एक राजा और शेफ, ऐसे डबल रोल थे उसमें। हाँ तो मजा आता है सब करते, जितने भी हमने कुछ अब तक पढ़ा नहीं इतिहास कुछ, वो हमें पता चल जाता है। सर की बुक हमारे पास है। हाँ ये महाराष्ट्र की खाद्य संस्कृति। सर इतनी मतलब ह्यूज ह्यूमंगस है। हाँ इतनी, और वो जो 22,000 वाली है उसके 12 खंड है, 12। बाप रे। हाँ पढ़ 12 वॉल्यूम्स अलग अलग पढ़ते रहो। क्या बात सर। हाँ सर हम आपको फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं, विशिंग यू गुड हेल्थ एंड अ गुड टुमारो। और विष्णु जी की रसोई हम सबको पसंद है जी, और ये कभी बननी होगी इसकी तो गारंटी हमें खुद देता है और सब भी देते हैं। बराबर। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको आज यहाँ पे कैसा लगा? मतलब हम तो यहाँ हम यहाँ हैं आपकी। हाँ। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा। और आप बच्चे लोग ऐसे जब प्रयास करते हो, आप बड़े 1-1.5 घंटे से देख रहा हूँ मैं, आप लोग जोड़ जुगाड़ में लगे हो, बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन याद आता है मुझके। और मैं जाते आते एक बहुत बढ़िया औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के प्रति क्या कहा था वो आपको सुनाऊंगा, ठीक है? कोशिश करता हूँ कि जिस प्रकार महाराज ने काम किया, तो औरंगजेब देख रहा था सब ये,
तो एक इसमें लिखा भी है कि औरंगजेब ने जब शिवाजी महाराज गए तो नीचे बैठ के नमाज पढ़ी और ऊपर वाले को कहा कि भाई ठीक है, ये मेरा दुश्मन है जरूर, पर ये मेरा भाई है, उसको सलामती और जो भी जितना अच्छा ये कर सके वो। तो इतने विचार थे ऐसे इस टाइप के। तो औरंगजेब का वो दरबार लगा था और उसका बेटा वहाँ पे था, और औरंगजेब आने के नारे लगते हैं सब दूर। तो वो हताश होता था, औरंगजेब हताश था। उसने कहा कि ये सब फिजूल है शहजादी, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज तंजौर से कंधार तक सारे हिंदुस्तान को अपनी मुगलिया सल्तनत में समाने का ख्वाब देखने वाले महाबदौलत ये सब क्या देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपने सल्तनत की तामीर कर चुका है, हमारी लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। ये है हमारे मामूजान अमीर उमला शाही से खां साहब। सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे, शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई। ये है हमारे सिपा सालार जसवंत सिंह, जोधपुर महाराजा, जिन्होंने तलवार के मार छाती पे नहीं पीठ पर खाए हैं। ये है सूरत के खूबसूरत सरदार, जिनको देखकर शिवाजी को देखकर ये दुम दबाकर सूरत से भाग गए। ये है हफसी फौलाद खां, जिनके हाथ पर मिठाई रखकर शिवाजी आगरा की कैद से फरार हो गए। बेताशा लश्कर होने के बावजूद भी मैदान खोजकर भागने वाले है कारतलब खां, ये नामदार खां, ये बूंदी महाराज हौसी राणा, ये सैयद मुनर्वा खां बारवा, तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, ईरानी, अफगानी, उज़्बेकी, हज़बेकी, कजाकी फौजमंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी। क्यों फतेह हासिल होती है शिवाजी को? हमारी तरह गोला बारूद हाथी घोड़े शिवाजी के पास नहीं है, फिर भी फतेह हासिल होती है। क्यों? इस क्यों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे। औरत, शराब, नाच गाने, मौज मस्ती में गिरफ्तार तुम जैसे बहादुर शिवाजी को कभी नहीं समझ पाओगे। जिस शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी हौसला अफजाई बढ़ाई, उससे भी कई ज्यादा मजबूत जमीर के लोग तैयार किए उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, मगर उन्होंने उस पर थूक दिया। आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन उन खुददार मराठों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वो रुकते नहीं, वो छुपते नहीं, और तो और वो थकते नहीं और बिकते भी नहीं। शिवाजी चालाक है, दगाबाज है, धोखेबाज है, नमक्कूल है, मक्कार है, गद्दार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ, सूरज की तरह चमकदार है। इसीलिए उसकी बुलंदी सर उठाए के आसमान को छू रही है। हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी जो मिला तो शिवा जैसा। हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो। अच्छे होते और मुझे क्या बात है सर, ये बहुत अच्छा नोट है इस पॉडकास्ट को खत्म करने के लिए। और एक बार थैंक यू सो मच। और सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट इसीलिए किया क्योंकि इनकी लाइफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे नागपुर के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ही सच अ पर्सनालिटी कि इनका जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है। और जैसे मैंने पहले बोला था कि ही इज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ। और मतलब डिफिकल्ट टाइम से, मुश्किल वक्त से कैसे कोई उबर सकता है और कैसे आज इतना बड़ा शख्सियत बन सकती है, ये इसके बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम विष्णु जी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते। एक सुंदर कवन महाराजांचं आहे, गजानन महाराजांचं, आमचे प्रोफेसर देशपांडे अकोल्याचे, त्यांनी लिहिलेलं आहे आणि ते कल्पना करतात जर महाराज माझ्याकडे आले तर मी काय बनवीन जेवण। भक्तिमय रांगोळी रेखून त्यात मांडले पात्र आपुले, चला भोजनासाठी देवा पहा सर्व झाले भुकेले। शुभ्र सुवासिक गरम भात न त्यावर साधे वर्ण तुरीचे, शुद्ध तुपाची धार त्यावरी पात्र घमघमे पकवानाचे। अहो रसाळ शाखा तशी कोशिंबीर चटणी लिंबू आणि लोणचे, पातळ भाजीच्या वाडीवर तिखट कडवले पळीवरवरचे। मौसूत काठा सहत्या पोळ्या गोल झुरझुरीत दशा माखल्या, पुऱ्या तोळणी गव्हा रव्याच्या गरम रुचीदार काढल्या। बदाम काजू घालून तेला तुम्हा आवडता शिरा नित्य जो, चंदू मुकिनाचे कानोले कवराचा नैवेद्य सत्य। तेज चुलीवर खडपूस भाजून तुम्हा प्रियती केली भाकरी,
आंबाडीची भाजी आणि पिठल्याची असे तयारी. अहो रसाळ थोडी रंग रसभरी जिलबी आग्रह करून वाळली, किंवा रसिले गुलाबजामुन अथवा पेणी दुधात मुरली. कच्ची मेथी, मुळा पांढरा, बीट गाजराच्या बहुचकत्या, थंड काकडी, हिरवी मिरची, चिर्रा आंबा तुमच्या करता. मीठ शिजविला खिचडी सोबत लाल वाळल्या तळल्या मिरच्या, गोड करून घ्या जशा घेतल्या हुलग्या देवा विदुरागडच्या. जिरे फोडणीच्या ताकास हवे दही का तसे मलाई, पुलावा आहे मागे अजूनही नको जेवताना होताई. मधुर निरामय थंडगार बहु माठा बदले पिण्यास पाणी, वाळा घालून सुवासिले जे तुम्हा प्यावया पेल्या मधुनी. हाना आग्रह ही तर इच्छा रामासाठी समाराधना, विडा दक्षिणा स्वीकारावी ही साऱ्यांची असे प्रार्थना. अहो अन्न ब्रह्म हे तुम्ही म्हणाले, म्हणून हे ब्रह्म्याचे पूजन. गजानन हो गरीबा घरचे आज करावे येथेच भोजन. तोंडाला पाणी सुटलं, आता जेवण करावं लागेल. चलो.